बच्ची ने कहा कि पापा मुझे दिखाई नहीं दिया, मैं मैसेज नहीं पढ़ पाई। जब तक वो जी रही है मुझसे बेटी कहती रही पापा मुझे दिखाओ, मुझे जिंदा करा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। अंत में यही हुआ, मेरी बच्ची को इन लोगों ने मार डाला, मेरी बच्ची को मार डाला। बस रो रो कर अपना दर्द बयां करते यह एक बेटी के पिता हैं और इनका आरोप है कि मेरी बेटी के ससुराल वालों द्वारा अवैध दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था एवं उसके इलाज में हीला हवाली कर उसे मौत के घाट उतरवा दिया है। आइए हम आपको सुनाते हैं इस पिता की दर्द भरी दास्तां। मेरा नाम भरतराज दिछारिया है। लौकुश नगर वार्ड क्रमांक 14 में रहता हूँ। मैंने अपनी बच्ची, जो मेरी सबसे छोटी वाली बच्ची थी, जिसका नाम लक्ष्य दिछारिया था, वर्ष 2019 में फरवरी के महीने में स्वर्गीय श्री नाथूराम दुबे निवासी खैरों, हाल अवंतीबाई कॉलेज रोड छतरपुर के यहाँ, उनके कहे मुताबिक दान दहेज व अपनी हैसियत के मुताबिक शादी की थी। शादी में उन्होंने हमसे गाड़ी की मांग रखी थी, तो मैंने उनसे बताया था कि मैं जितना देने लायक हूँ, मेरी कौन सी गाड़ी देने में सक्षम नहीं हूँ। मैंने उनसे बताया कि मेरी हैसियत 6-7 लाख तक की गाड़ी देने की है, क्योंकि मेरी सबसे छोटी बच्ची है। और मैंने इस हिसाब से भी कह दिया था कि मेरी बच्ची का जीवन सुखमय व्यतीत होगा। इनके पास में 2-250 बीघा ज़मीन है, ट्रैक्टर, छतरपुर प्रॉपर में 1.5 करोड़ का मकान बना हुआ है। तो ये सब आगे का भविष्य सोच करके मैंने उनके जो छोटा लड़का है, जिसका नाम अवनीश द्विवेदी है, उसके साथ में शादी की थी। दौरान शादी के उन्होंने ही कहा था कि हम वहाँ बारात लेके नहीं आएंगे। तो उनकी सारी शर्तें मानते हुए मैं अपनी बच्ची को लेकर के छतरपुर गया नियत दिनांक तारीख को, जहाँ पर बच्ची की शादी हुई मैरिज हाउस से। वहाँ का भी खर्चा मैंने अपने हिसाब से उठाया, अपनी हैसियत से उठाया। दान दहेज की जहाँ तक जो बात थी, तो उनका बड़ा लड़का, दुबे जी का बड़ा लड़का सोनू और मनीष द्विवेदी, जिन्होंने कहा कि हम अपने हिसाब से दहेज लेंगे। तो एसी गोदरेज एजेंसी से, वहीं से वॉशिंग मशीन, वहीं से बड़ी वाली LCD, वहीं से और अन्य सामान भी उन्होंने अपने इच्छा अनुसार जो उनको अच्छी लगी ली थी। मैं उस समय नहीं समझ रहा था कि ये इतने दहेज लोभी हैं कि इनके आचार विचार कैसे हैं। तो जिनकी रसीद पर्ची मैंने उन्हीं के नाम से सब कुछ बनवाता गया। उसके बाद में फिर सोफ़ा सेट, बेड, फर्नीचर इत्यादि और भी जो सामान, अलमारी, उनके बताए अनुसार जो अच्छी अच्छी दुकानें थी वहाँ पर गया। दहेज के रूप में बहुत सारा सामान दिया। इसके बाद बच्ची की शादी हुई। शादी में ही सास व जेठानी द्वारा टॉर्चर, किस चीज़ को लेकर टॉर्चर? इस बात को लेकर के टॉर्चर करने लगे कि तुम्हारे पिताजी ने स्कॉर्पियो गाड़ी के लिए बोला था, लेकिन 8 लाख रुपया ही दिया है, अभी 4 लाख रुपया बाकी है। तो अब की बार जब जाना तो उनसे बोलना कि वो 4 लाख रुपया भेज दें। बच्ची ने आकर के मुझे बताया। बच्ची जब मतलब मायके आई तो वहाँ के हाल चाल बताया। हमने कहा बेटा अभी सास ननद का मुँह चलता है और तुम्हें वहाँ रहना है, हम आपके ससुर दुबे जी से बात कर लेंगे। उस समय श्री नाथूराम द्विवेदी जी जीवित थे। उनसे मैंने बात की, बोले दिछारिया जी आप टेंशन ना करो, आपने बहुत दिया है, हम बहुत ही संतुष्ट हैं। कहने मतलब हमारी मांग के अनुसार से भी ज़्यादा आपने दिया है। जैसे 1.5 तोला की जंजीर भी दी थी बिना शर्त के। मेरी भी लास्ट शादी थी
तो मैं ये सोचता था कि ये लोग बच्ची को खुश रखें और ये लोग भी खुशी से रहें। इसके बावजूद 1 साल बाद नाथूराम जी का निधन हो जाने से बच्ची को जेठ मनीष द्विवेदी, जेठानी नेहा व सास इससे ये कहलवाया जाने लगा कि वो 4 लाख रुपया लाओ। बच्ची को हल्की फुल्की बीमारी यदि होती थी तो कहते थे कि अपने पिताजी से दवा के लिए पैसे मंगाओ, अभी 4 लाख मिलना है। इसी दौरान मेरी बेटी गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के साथ कुछ हल्की फुल्की जिस बीमारी हो जाती है, सभी को होती है वो तो, कहीं फीवर आना, कहीं पेट में दर्द होना इत्यादि। तो बच्ची ने जब भी कहा कि मेरा इलाज कराओ, मुझे दिखाओ, तो उन सब चीज़ों को इग्नोर करते रहे। बच्ची ने जैसे ही मुझे फ़ोन लगाया, अपनी माँ को बताया, अपने भाई को, बहन बहनोइयों को बताया कि अब मुझे इस प्रकार से ये लोग परेशान करने लगे, तो मैंने बच्ची के मम्मी ससुर जो तेली पहाड़ी के हैं उनको फ़ोन लगाया, उनको बताया। बच्ची के नंदेव जो प्रॉपर छतरपुर में रहते हैं, बबलू पटेरिया, उनको फ़ोन लगा कर भी बताया। बच्ची के जो मुँह बोले चाचा हैं ससुराल पक्ष के मास्टर साहब, उनको भी बताया। बच्ची के जेठ को बताया, मतलब सभी लोगों को मैंने बताया कि थोड़ा मतलब बच्ची को दिखवा लें, वो उसके पेट में दर्द है। तो ये सब बातें सुन करके वो बच्ची को और अधिक टॉर्चर करने लगे। बच्ची का फ़ोन भी रख लिया। जब यहाँ से फ़ोन जाता था तो अपने सामने स्पीकर खोल करके बच्ची की बात करवाते थे। बात हो जाने के बाद में कहते थे यदि कोई बात, बच्ची ने मुझे बाद में मैसेज करके बताया कि पापा ये लोग इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि कोई भी बात यहाँ की दुख परेशानी की बताई तो तुम्हें दोबारा नहीं बुलाएंगे। सास कहती पाँव काट लेंगे और 4 लाख तुम्हारे बाप से तो हम ले ही लेंगे, जिसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे बेटे के पास में। इसके बाद में बच्ची के 6.5 महीने की बच्ची होती है एवं स्वर्गीय श्री नाथूराम जी का कोरोना टाइम में निधन हो गया। नाथूराम जी के निधन होने पर मेरी बच्ची की देखरेख करने वाला कोई नहीं रहा। वो एक ऐसे महान अच्छे व्यक्ति थे जो मेरी बच्ची जो मतलब जब भी मेरी बच्ची को किसी प्रकार की परेशानी होती थी तो बच्ची ने मुझे बताया, मैंने उनके ससुर को बताया तो वो समझा बुझा करके एडजस्ट करते रहते थे। लेकिन उनके ख़त्म हो जाने के बाद में बच्ची को 6.5 महीने की बच्ची पैदा हुई जो 5 दिन बाद ख़त्म हो गई। इसी दौरान बच्ची के पेट में दर्द रहने लगा। ये बात आज से 3-3.5 महीने पहले की है। बच्ची ने पेट के दर्द के बारे में अपनी सास श्रीमती कृष्णा, जेठ अवनीश, जेठ मनीष और सोनू और जेठानी नेहा एवं पति अवनीश, सभी लोगों से बताया। सभी लोग ये कहते रहे कि जो 4 लाख रुपया, कोई 4 लाख कह जाता, कोई 5 लाख रुपया जो मिल रहा है वो अपने पापा से मंगाओ तब तुम्हारा इलाज कराएंगे एवं दर्द की दवा देते रहे। इसी दौरान 4 दिन जब हुए तो बच्ची की सास अपने मायके चली गई। उनके मायके जाने के बाद बच्ची की देखरेख सुनने वाला कोई नहीं रहा। घर पर सिर्फ जेठानी, जेठ व उनका पति जो अवनीश है वो गांव में जाकर के रहने लगा। बच्ची अपना दुख दर्द जेठ, जेठानी व सास को बताती रही एवं ब्लीडिंग उसकी चालू रही। 3 महीने तक ब्लीडिंग और पेट दर्द और हाथ पांव में दर्द रहने लगा। वो पेन किलर ला करके देते रहे लेकिन किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया। दिनांक 8/8/21 को मैंने जब बच्ची को फ़ोन लगाया, मैंने बच्ची को मैसेज किया था। मैंने कहा बेटा आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। मुझे तुम्हारी मम्मी ने बताया कि बच्ची रक्षा को आंखों से कम दिखाई देने लगा है। तो मेरी बच्ची ने कहा कि पापा मुझे दिखाई नहीं दिया, मैं मैसेज नहीं पढ़ पाई। फिर मैंने अपनी बच्ची को लिवाने के लिए अपने बेटे को भेजा।
बेटे के साथ में मेरे छोटे भाई का लड़का आकाश रिछारिया गया, दोनों बच्ची को लेकर के डॉक्टर खुराना के यहाँ गए। डॉक्टर साहब ने बताया कि आँखें देख खराब हो गई हैं, इनको चित्रकूट ले जाएं। जब मैं चित्रकूट लेकर के गया, मैं अपनी गाड़ी से स्वयं चित्रकूट लेकर के गया। मेरे साथ में वहाँ से मेरा दमान भी आया था छतरपुर से, जो चित्रकूट मेरे साथ में रहा। तो वहाँ डॉक्टर साहब ने सभी प्रकार की जांचें हुई चित्रकूट में, वो पैसा मैं लगाता रहा। दामाद बहुत मेरा होशियार है, हो सकता है कि घर वालों के कहने पर ये सब वो काम करता रहा हो। मुझसे बोला, पापा आप वृद्ध हैं, आप ना परेशान हो, मैं रसीद कटा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो पैसा मैं देता गया। मैं अपनी गाड़ी से अपना डीजल बारते हुए खुद गया, साथ में मैंने 500 रुपये रोज पर ड्राइवर भी लिया। ये इतने लोभी प्रवृत्ति के आदमी हैं कि वो 4 लाख का जो मेरे ऊपर ये दबाव बना रहे हैं, कड़ुआ काढ़े हैं। बोले जब तक वो पूरे खर्च नहीं हो जाएगा हम एक पैसा नहीं दवाई में लगाएंगे। तो क्या इन लोगों ने पैसा इलाज में लगाया या नहीं लगाया? ये लोग साथ में रहे हैं, थोड़ा मोड़ा हो सकता है लगाया हो, वही पेन कलर ला करके देते रहे। यदि ये 3 महीने पहले बच्ची को किसी अच्छे लेडीज डॉक्टर से दिखवा लेते तो आज बच्ची मेरी ख़त्म ना होती, ना उसकी दोनों किडनी खराब होती। और जो इतनी लंबी बीमारी बढ़ गई, किडनी एवं बच्चादानी में इन्फेक्शन हो गया है। डिलीवरी के बाद से इन्होंने किसी को दिखाया नहीं है। इन्फेक्शन की वजह से दोनों पेट की वो मतलब बीपी भी उसका बढ़ने लगा। जब मानसिक टेंशन रोज मानसिक टेंशन उसको देते रहे। बच्ची को मैंने शादी में जो एसी दी थी वो सास ने लगा ली। मैंने जो एलसीडी दी थी वो जेठानी ने लगा ली। मतलब जो मैंने बच्ची को अच्छा सामान दिया था बच्ची की सुख सुविधा के लिए, तो बच्ची को ऊपर वाले बीच वाले खंड में एक मतलब जैसे वो खुली जेल टाइप की होती है ऐसा कमरा दे दिया। बच्ची यदि नीचे आती थी तो सास कहती थी ये यहाँ नीचे आ गई है 4 लोगों के बीच में बैठने के लिए, अभी 1 साल तो शादी के लिए नहीं हुए। तो बच्ची कहती मम्मी मैं अकेली में वहाँ तक कब तक बैठूँ मैं। खाना पीना बनाया, काम धाम किया। अब जैसे 2 लोगों में उठ के बैठे तो मतलब बच्ची को मानसिक कई बार तो बच्ची को सास ने 2-2 4-4 हाथ मारे। मुझे बच्ची ने बताया तो मैंने कहा बेटा सास है, नाम बुरा होता है और बेटा एडजस्ट करके चलो। तो मैं छोटे में मम्मी भी डांटती थी, तो जैसे मम्मी का बुरा ना मानो बेटा इनका ही बुरा ना मानो। बच्ची मेरी MSc कर रही थी, पढ़ी लिखी थी। बोली पापा मैं सब चीज़ें जानती हूँ, मैं सभी बात का इग्नोर करती हूँ, लेकिन जब कोई मेरा ध्यान ही नहीं देता है मैं यहाँ पागल हो जा रही हूँ। पापा मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ किसी प्रकार से निकाल लो। तो जब भी ले आने की बात की जाती थी तो कहते थे कि हम छोड़ छुट्टी कर देंगे, हाथ पैर काट लेंगे। और जब तक 4 लाख नहीं मिल जाएंगे, 5 लाख नहीं मिल जाएंगे, तब तक तुम्हें कुछ बोलने का यहाँ अधिकार नहीं है, ना तुम्हारा यहाँ कुछ लगता है, अपने बाप से कहो। तो मेरी बच्ची ने एक बार कहा भी अभी जब मैं रिटायर हुआ कि अभी हमारे भाई को कोरोना हो गया था, पापा के पास पैसे नहीं हैं, आप लोगों का भी तो कुछ धर्म फर्ज बनता है। बोले अभी 40 लाख रुपया मिल रहा है रिटायरमेंट पर। तो चित्रकूट में जब डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्ची की दोनों किडनी खराब हो गई हैं, बच्चेदानी में इन्फेक्शन है और आप किसी किडनी स्पेशलिस्ट को दिखाएं, तो मैं रातों रात चित्रकूट जानकी कुंड से लेकर के ग्वालियर पहुंचा। ग्वालियर में डॉक्टर मनीष गुप्ता को दिखाया। 4-5 दिन में मेरा सब पैसा ख़त्म हो गया। तब मैंने अपने दामाद से कहा जो मेरे साथ में ग्वालियर गए थे, जो रक्षा की जिनके साथ शादी हुई, कि महाराज कुछ पैसा मंगा लो घर से, मेरा पैसा ख़त्म हो गया। तो मेरे दामाद ने अपने बड़े भाई सोनू और मनीष दुबे जी को फ़ोन लगाया। तो उन तीनों की जो घर में थे छतरपुर में, तीनों ने एक राय होकर के ये कहा कि जो रक्षा के माता पिता ने अंगूठी और कान की झुमकी लॉकेट वगैरह दिए थे, वो रक्षा अपने साथ में अभी लेके गई है। उनसे कहो मैं यहाँ छतरपुर से 2 लड़के जो मेरे यहाँ किराएदार रहते हैं उनको मैं भेज रहा हूँ, वो वहाँ से उठा दें। और जो मायके का सामान है वो हम गहने या बेच करके और रक्षा की इलाज के लिए पैसे भेज पाएंगे।
हमारे घर पे पैसा नहीं है, ऐसा मुझे मेरे दामाद ने बताया। तो मैंने घर पे फ़ोन लगाया अपने बेटे को, अपने बेटे डीलर से कहा कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पैसा ख़त्म हो गया है, वो लोग पैसा नहीं लगा रहे हैं। जो अपन ने रक्षा को सोना चांदी जेवरात दहेज में दिए थे वो मांग रहे हैं बेटा। तो मैं रक्षा बता रही है कि मेरे बैग में रखे हैं बेटा, वो उठा देना और एक लिखित में पर्ची भी ले लेना और उनका वीडियो भी बना लेना। तो मेरे बेटे ने उनसे फ़ोन से बात की, बच्ची के जेठ से, सोनू महाराज से, कि ठीक है आप लड़कों को भेज दें, हम सामान दिए दे रहे। पापा ने ऐसा फ़ोन किया है ग्वालियर से। तो जब मेरी बच्ची का जेवर उठवा लिया जो मैंने दिया था, अपना जेवर उन्होंने ना अपना जेवर लगाया ना पैसा दिया। वो जो मैंने बच्ची को दिया था 3-4 जेवर वो उठवा करके अपने घर रख लिया। उसके बाद में 30-35 हज़ार रुपया जो भी उन्होंने भेजा हो वो जो है जब ग्वालियर भेजा, फिर बच्ची की छुट्टी हुई। बच्ची को डॉक्टर साहब ने 7-8 दिन एडमिट रख करके 7 दिन की दवा दे करके 7 दिन बाद पुनः आने को बताया, एवं ये कहा कि बीच बीच में इस 7 दिन के पीरियड में दो बार डायलिसिस होंगे। तो जैसे ही ग्वालियर से मैं बच्ची को लेकर अपनी गाड़ी से छतरपुर आया, छतरपुर में मेरा दामाद उतर गया। उनकी कुछ फ़ोन से बात हुई घर वालों से, तो घर वालों के कहे अनुसार दामाद ने बच्ची को बीमारी हालत में छतरपुर में छोड़कर उतर कर चले गए। उस दिन से आज तक, मतलब जब तक बच्ची ख़त्म नहीं हो गई है, ससुराल के ना उनका जेठ ना जेठानी ननद वहीं रहती है छतरपुर में ही, नंदियो भी बबलू पटेल छतरपुर में रहते हैं। किसी ने बच्ची को देखने, कोई भी व्यक्ति बच्ची को देखने के लिए नहीं आया, ना ही किसी ने मुझसे हालचाल पूछा कि रक्षा की तबीयत कैसी है, क्या इलाज चल रहा है, डायलिसिस में क्या हुआ। जबकि मेरे बेटे ने जितनी बार मैं छतरपुर लौकुश नगर से डायलिसिस के लिए ले गया, हर बार फ़ोन किया कि महाराज आ जाओ, पापा अकेले हैं, बच्ची को डायलिसिस के लिए लेकर छतरपुर आ रहे हैं। लेकिन सब बहाना बनाते रहे कि आप अस्पताल पहुँचो, डायलिसिस कराओ, हम आ रहे हैं। पैसे देने की तो बात अलग ही रही, कोई देखने तक नहीं आया। दिनांक 21 को जब मैं छतरपुर से डायलिसिस करा करके लौटा बच्ची का, तो बच्ची की ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। फिर से मैं सीधा छतरपुर पहुंचा। छतरपुर में इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया। आईसीयू वार्ड में भर्ती होने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके तो आप इनको बाहर ले जाएं। मैंने कहा सर इतना तो कर दें कि 5-6 घंटे का सफ़र है, मैं अपनी बच्ची को पीजीआई लखनऊ ले जाना चाहता था। यहाँ लौकुश नगर से पूरे कागजात कंप्लीट करा लिए थे, डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए थे, डॉक्टर साहब से रेफ़र के लिए भी लिखवा लिया था। मेरी लखनऊ जाने की पूरी तैयारी थी, लेकिन दौरान इलाज 21-22 की दरमियानी रात मेरी बच्ची का 2:15 पर निधन हो गया। सांसें रुक गईं। उस समय मेरी पत्नी और मैं, हम दोनों लोग ही थे। फिर मैंने अपने बहनोई को बुलाया, वो भी आ गए थे। इनको फ़ोन लगाने के बावजूद भी, ये वहीं छतरपुर में ही रहते हुए भी, ना सास आई, ना जेठ आया, ना जेठानी आई, ना नंद आई, ना नंदियू आए। इनके कोई सगे संबंधी नहीं आए। हम लोगों का फ़ोन नहीं उठाया। हम लोग पूरी रात अकेले बैठे रहे, रोते रहे। सुबह जब हुआ तब इनके रिश्तेदारों को फ़ोन लगाया, फिर कहीं 7-8 बजे अपना टट्टी मंजन दातुन करके आ गए। बोले हमने बताया बच्ची ख़त्म हो गई। तो चूँकि जेठ सोनू तो ये चाहता था कि रक्षा ख़त्म हो जाए तो पूरी जायदाद का हकदार मैं हो जाऊंगा। दोबारा उस छोटे लड़के की शादी होना नहीं है अवनीश की, क्योंकि वो बेडौल शरीर का है। मैंने पूरे परिवार एवं घर समाज को नकारते हुए मैंने वो ज़बरदस्ती शादी करवाई थी, क्योंकि दुबे जी की बहुत अच्छे आदमी थे, स्वर्गीय श्री नाथूराम दुबे। उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। हम एक दूसरे के साथ में थाना सिविल लाइन में, थाना लौकुश नगर में रहे भी हैं। तो उनके व्यवहार को देखते हुए और उनकी ज़मीन जायदाद लेकर मैं ये नहीं सोच रहा था कि इनकी सोच बहुत निम्न सोच है। छोटा मोटा आदमी भी अपनी बहू बेटी का इलाज करवाता है, इनने ना इलाज में कोई सहयोग दिया। यहाँ तक कि छतरपुर में मेरे साथ में भी नहीं रहे। मैं 7 दिन अकेला
परेशान होता रहा। पर आपका कहने का ये है जो आपने आरोप लगाए हैं, इस बीच में कभी क्या बच्ची द्वारा या आपके द्वारा थाने संबंध में कोई FIR वगैरह की गई है? इनसे जब भी हमने फ़ोन किया, हम ये सोचते हैं कि थाने में FIR यदि पहले करते हैं तो इनमें मतलब बच्ची का घर परिवार बिगड़ जाएगा। इनसे कई बार इनसे जब बच्ची ने बताया कि सास मारने को दौड़ती है, जेठानी गाली बकती है, जेठ भी गाली देता है, तो जब इनके पास गए, इनके रिश्तेदारों से बताया, तो ये बोले आइंदा से ऐसा नहीं होगा, अब आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। जब अभी ग्वालियर से आने के बाद जब 3-4 दिन तक ये बच्ची को देखने नहीं आई, मैंने अकेला पहला डायलिसिस यहाँ जब कराए छतरपुर में, इनको फ़ोन लगाने के बाद जब नहीं आए तो बच्ची ने मुझसे खुद कहा, बोले पापा इनके खिलाफ मैं रिपोर्ट लिखवा दूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ख़त्म हो जाऊँगा, इनको सज़ा ना मिल पाए। तो बच्ची ने मुझसे कहा कि पापा थाने चलते हैं, पहले इनके खिलाफ में रिपोर्ट लिखवाओ। तो बच्ची के कहे अनुसार मैं बच्ची के साथ में थाने गया। थाने पर 498 3/4 दहेज अधिनियम का अपराध, बच्ची के बताए अनुसार कि उनको किस प्रकार से शारीरिक मानसिक प्रताड़ना दी गई, इलाज नहीं कराया एवं बीमारी हालत में उसको छोड़कर चले गए। ऐसी रिपोर्ट पर से लौकस नगर थाना में अपराध क्रमांक 285 अब लेके 21 कायम हो गया है, जिसकी विवेचना श्री उप निरीक्षक दीक्षित जी कर रहे हैं। मेरी बच्ची को दहेज लोभियों ने इलाज न कराने एवं मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ना देकर के, गलत दवाइयाँ देकर के मार डाला। सोनू जो बच्ची का जेठ है, उसकी ये इच्छा थी, सोनू एवं उसकी पत्नी की यही इच्छा थी कि रक्षा खत्म हो जाए, दोबारा शादी नहीं होगी। पूरे 200-250 बीघा ज़मीन का मैं खुद मालिक बन जाऊंगा। छतरपुर में 1.5 करोड़ का मकान है, 30-40 हज़ार रुपया उसका हर महीने किराया आता है, ये सब मेरा हो जाएगा। मैं छोटे लड़के को मैंने कई बार बताया, समझाया कि यदि रक्षा ठीक हो जाएगी तो आस औलाद तुम्हारी वेल बढ़ेगी। हम तो बेटी के बाप हैं, जब तक वो जी रही है मुझसे बेटी कहती रही, पापा मुझे दिखाओ, मुझे जिंदा करा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। अंत में यही हुआ, मेरी बच्ची को इन लोगों ने मार डाला, मेरी बच्ची को मार डाला। बस यही मेरा कहना।